हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। आज के इस वीडियो में आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर फर्स्ट है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, मतलब भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, उनसे रिलेटेड जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। याद रखिएगा, ये पार्ट नंबर 7 है। इसके पहले आपको पार्ट 6 तक के वीडियोज़ दिए जा चुके हैं। आप हमारी प्ले से प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं और ये उसका पार्ट नंबर 7 है। मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद एक पार्ट सिर्फ और आएगा और वहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस फर्स्ट में चैप्टर्स कुछ ज़्यादा हैं, टॉपिक कुछ ज़्यादा बताए गए हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बस अब एक वीडियो और आएगा, वहाँ पर पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपका सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के 4-5 दिन पहले ही। वैसे कल ही आपको वीडियो दे दिया जाएगा, दूसरा पार्ट जो इसका नेक्स्ट वाला 8 नंबर पार्ट होगा वो कल ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लगती है या कोई गड़बड़ी लगती है तो प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि एक एक क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। 16 नंबर टॉपिक है, आपको पहले 15 नंबर तक का वीडियो दिया जा चुका है और ये 16 नंबर टॉपिक है। 16 नंबर टॉपिक है स्कूल शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा सन 2005, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2005। इसका पहला क्वेश्चन है कि किस सभा में यह निर्णय लिया गया था कि 21वीं शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु 5 सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ये बोला गया है कि कौन सी ऐसी सभा थी जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि 21वीं शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु 5 सभाओं का आयोजन किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 14 to 20 जुलाई 2004 को बुलाई गई सभा में ये निर्णय लिया गया था कि 21वीं शताब्दी जो है उसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु 5 सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 2000 में सुधार हेतु विचार विमर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सभाओं का आयोजन किया गया था। ये जो 5 सभाओं का आयोजन किया गया था ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये किया गया था प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार हेतु विचार विमर्श हेतु किन स्थानों पर 5 सभाओं का आयोजन किया गया था। देखिए, जो ये 5 सभाएं हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड पूरी हिस्ट्री आप पढ़ डालिए, इससे रिलेटेड आपको चीज़ें बताई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार इसके सुधार हेतु विचार विमर्श हेतु किन स्थानों पर जो ये 5 सभाएं हुई थी इनका आयोजन किया गया था। तो ये हुआ था मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर और शिलांग। इन जगहों पर क्या हुआ था, 5 सभाओं का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर है कि 21वीं शताब्दी के लिए माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सन 2000 में किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था। तो ये अध्यक्षता थी प्रोफेसर यशपाल की। किसकी थी, प्रोफेसर यशपाल की। जैसा अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि इनकी अध्यक्षता में 5 सभाओं का क्या कराया गया था, 5 सभाओं को आयोजित किया गया था। तो इनका जो नाम है इनसे रिलेट करके और भी चीज़ें याद कर सकते हैं आप। तो 21वीं शताब्दी के लिए जो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सन 2000 में इनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बुलाई गई किसकी कार्यकारिणी की सभा में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम सन 2000 में सुधार करने के विषय में जो विचार विमर्श है ये किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी कार्यकारिणी की सभा में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 2000 में सुधार करने के विषय में विचार विमर्श किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया पाठ्यक्रम सन 2005 तैयार करने में सहयोग लिया गया था। ये जो सन 2005 नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया था इसमें किसका सहयोग लिया गया था, तो इसमें लिया गया था एनसीईआरटी के सभी सचिवों और देश के सभी परीक्षा बोर्डों का सहयोग लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम सन 2005 को तैयार करने में किन सुझावों को ध्यान में रखा गया था। तो इसके लिए आप पहले ऑप्शन पढ़िएगा। कभी कभी होता है कि अगर आपने ऑप्शन नहीं पढ़ा, बस यही है कि हाँ मैंने ये पढ़ा तो था, इसका आंसर क्या, एक बार ऑप्शन भी पढ़िए, अगर आप भूल गए हैं तो याद आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सबसे पहले पढ़िए ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया जाए।
नेक्स्ट है कि परंपरागत विरासत और संस्कृत और आधुनिक संस्कृत और मान्यता का समन्वय, पाठ्यक्रम को लचीला बनाना, और फिर लास्ट लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। तो ये सभी सुझावों को ध्यान में रखा गया था जब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सन 2005 को तैयार किया जा रहा था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम सन 2005 में निम्न में से किन सुझावों को ध्यान में रखा गया है। तो इनमें से ये सभी सुझाव जो हैं इन सभी को ध्यान में रखा गया था जब माध्यमिक शिक्षा जो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा है इसके पाठ्यक्रम को तैयार किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम सन 2005 में जोर दिया गया। देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा सन 2005 इनसे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ डालिए। तो इसमें पहला लिखा हुआ महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अंगहीन और आर्थिक रूप से पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय सहित सभी को शिक्षा का समान अवसर देने पर, या फिर क्षेत्र, धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करने पर, फिर कमजोर वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुविधाएं देकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने पर, या फिर ये सभी। तो जब ये इसका पाठ्यक्रम बनाया जा रहा था, जब इसको सही डेवलप किया जा रहा था, तो इसमें इन सभी पर जोर दिया गया था, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम सन 2005 में मूल्यांकन प्रणाली में कौन से सुधार किए गए थे। तो इसका पहला लिखा हुआ है निबंधात्मक प्रश्नों के साथ स्थान पर लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश करना, फिर जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उनका समावेश करना, जो हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान है, मौखिक प्रश्न हैं, और दैनिक गतिविधियों को भी सम्मिलित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये जो हमारा पाठ्यक्रम है जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था तो इसमें मूल्यांकन प्रणाली में सुधार कौन से किए गए थे, ये तीनों सुधार किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन पूछता है 11 नंबर की माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम सन 2005 को किससे जोड़ा गया था। तो माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम सन 2005 को जोड़ा गया था उत्पादन, व्यवसाय और व्यापार और रोजगार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि नए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। नए पाठ्यक्रम में क्या सम्मिलित किया गया है? कृषि और फल उत्पादन, बागवानी और सब्जी उत्पादन, कार्यानुभवन और हस्तकला, और फिर लिखा है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चीजें नए पाठ्यक्रम में ऐड करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैकस डेलर इनकी अध्यक्षता में जो शिक्षा नीति बनाई गई थी उसमें एकमात्र भारतीय शिक्षा कौन सम्मिलित है। तो इसके लिए आप चारों ऑप्शन जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी होता है हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है लेकिन आप चार ऑप्शन देख करके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चार ऑप्शन है, इसमें से क्या। 3-4 बार पढ़िए, आपको कंफर्म हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। इनकी अध्यक्षता में जो शिक्षा नीति बनाई गई थी उसमें एकमात्र भारतीय शिक्षार्थी डॉक्टर कर्ण सिंह सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैकस डेलर इनकी अध्यक्षता में जो शिक्षा नीति बनाई गई थी उसे भारतीय शिक्षा नीति नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? इसमें एकमात्र शिक्षाविद डॉक्टर कर्ण सिंह थे। फिर है वहाँ पे जो ये ऊपर लिखा हुआ था ना, ये शिक्षाविद है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, शिक्षाविद है। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? अध्यक्ष सहित कुल 14 सदस्य विदेशी थे। फिर है A+B दोनों कारणों से। फिर लास्ट लिखा हुआ है डी नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। लिखा हुआ है कि इनकी अध्यक्षता में जो शिक्षा नीति बनाई गई थी उसे भारतीय शिक्षा नीति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जैकस डेलर की अध्यक्षता में जो शिक्षा नीति बनाई गई थी वह वस्तुतः है कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति, या फिर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति। तो इसका करेक्ट आंसर है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति में जोर दिया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति में सभी को शिक्षा और सम्मान पर जोर दिया गया, सीखने के लिए मातृभाषा पर जोर दिया गया, और पाठ्यक्रम का उत्पादकता से संबंध पर जोर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति 1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम के संबंध में किस दिशा निर्देशों अथवा सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है। तो इसके लिए पढ़िए, पाठ्यक्रम संविधान में दर्शाए मूल्यों पर आधारित, या फिर पाठ्यक्रम समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र को बढ़ावा देने वाला हो, या फिर मूल्यों की शिक्षा अपनाने पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सद्भावना तथा विश्व शांति को बढ़ावा देने पर किस शिक्षा आयोग की नीति में जोर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति जो है इसमें जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा, प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन। इसका पहला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यधिक संकुचित और पुराना है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? ये पहला पढ़िए, ये लाभदायक कुशलताओं के विकास पर ध्यान नहीं देता, या फिर ये उचित प्रकार की रुचियों, अभिवृत्तियों और मान्यताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता, ए और बी दोनों, या फिर पाठ्यक्रम सामाजिक मान्यताओं पर ध्यान नहीं देता। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट और सेकेंड, मतलब सी नंबर। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के मुख्य दोष क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के मुख्य दोष है अत्यधिक संकुचित होना, पुस्तकीय ज्ञान और रटंत विद्या पर बल देना, उच्च शिक्षा के प्रतिकूल होना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, ये मुख्य दोष हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस शिक्षा के पाठ्यक्रम का आधार व्यवहारिक ना होकर केवल साहित्यिक और सैद्धांतिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राथमिक शिक्षा। जो प्राथमिक शिक्षा है इसके पाठ्यक्रम का जो बेस है, आधार है, ये व्यवहारिक ना होकर साहित्यिक और सैद्धांतिक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के ऊपर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है 1960 वर्ष में आयोजित हुआ था प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के ऊपर सम्मेलन। नेक्स्ट है कि वर्ष 1960 में हुए प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्मेलन में इसमें सुधार करने के उद्देश्य से जो विचार व्यक्त किए गए थे उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी। आप तीनों जरूर से पढ़िएगा, उसके बाद आप डी नंबर पे करेक्ट आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे पाठ्यक्रम के गुण क्या है? रचनात्मकता से परिपूर्ण, या वास्तविकता से संबंधित, या फिर सकारात्मक प्रभाव डालने पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि कोठारी कमीशन ने कक्षा 1 से 4 तक के लिए जिस पाठ्यक्रम को अपनाने का सुझाव दिया था उसमें जोर दिया गया था किस पर? एक, भाषा अपनाने पर, वातावरण का अध्ययन और सृजनात्मक क्रियाएं करने पर, कार्यानुभव और समाज सेवा और शास्त्र शिक्षा, या फिर इन सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी कमीशन ने, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी कमीशन जो है इसने उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम पर जोर दिया मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, इंग्लिश, या फिर गणित, विज्ञान, कला के साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, इन सभी पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कहता है कि छात्रों के चरित्र को गढ़ने और उसमें दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने के उद्देश्य से नैतिकता तथा आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी चाहिए। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया? मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये कोठारी कमीशन से स्टेटमेंट रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि किस आयोग ने पाठ्यक्रम में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए 1 से 2 घंटे नियत करने में किस प्रकार का सुझाव दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन आयोग ने पाठ्यक्रम में ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन कला में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता है आश्रम से, गुरुकुल से, मदरसों से, या फिर विद्यालय से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुकुलों से। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से आरंभ होता है? तो विद्या का संसार जो है ये किससे संस्कार जो है ये किस उच्चारण से आरंभ होता है? ओम नमः सिद्धम। जो ये ओम नमः सिद्धम है इसके उच्चारण से आरंभ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपनयन संस्कार की आयु थी? तो उपनयन संस्कार की आयु 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, ये उपरोक्त सभी आयु थी उपनयन संस्कार की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन विषय शामिल थे? तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः जो विषय शामिल थे ये वेद, वेदांग और व्याकरण थे, साहित्य, छंद और निरुक्त थे, और कल्प, ज्योतिष, गणित और चिकित्सा थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म को साधना मानना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा ग्रहण की? तो भारत में शिक्षा पद्धति में जो हमारा काल था वो था ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में नवीन दिशा ग्रहण करी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में मुख्यतया किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में मुख्यतया जो समस्याएं हैं वो हैं प्रशासनिक समस्या, वित्त और आर्थिक समस्या, पाठ्यक्रम की समस्या। इन तीनों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर समय के दृष्टिकोण के मुख्य आधार क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर समय के दृष्टिकोण के मुख्य आधार हैं राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, शैक्षिक सुधार, ज्ञान को इकाई मानना और अभिनव कार्यक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है माध्यमिक शिक्षा मतलब सेकेंडरी एजुकेशन। पहला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा में कितने वर्ष के बालक बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करते हैं? तो माध्यमिक शिक्षा में 14 से 18 वर्ष के जो बालक बालिकाएं होते हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाओं का अध्ययन होता है? तो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 9 से 12 तक की कक्षाओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा का वह समय है जो सामान्यतया 12 से 17 वर्ष वर्ग के बालकों के लिए होता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टेटमेंट दिया था कार्टर जी गुड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? कार्टर जी गुड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी प्राथमिक शिक्षा का कार्य प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो प्राथमिक शिक्षा का कार्य प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा सचिव के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? शिक्षा सचिव के द्वारा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का पुनर्गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो पुनर्गठन किया गया ये किया गया था 1969 में। कब किया गया था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की माध्यमिक शिक्षा के प्रारूप के अंतर्गत कितने स्तर हैं? तो माध्यमिक शिक्षा के प्रारूप के अंतर्गत 2 स्तर हैं। कितने हैं? 2 स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 वर्ष बाद हाई स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है इसने निम्नलिखित में से किस शिक्षा संरचना का सुझाव दिया था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है उसने निम्नलिखित में से 10-2-3 इस शिक्षा संरचना का सुझाव दिया था। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर किन आंतरिक विषयों को अनिवार्य बनाने की सिफारिशों को किया था? तो भाषा है, सामाजिक अध्ययन है, गणित है, भाषाएं, सामाजिक, गणित या फिर सामान्य विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है भाषाएं, सामाजिक, गणित, सामान्य विज्ञान। तो माध्यमिक स्तर पर जो ये जो विषय हैं इन आंतरिक विषयों को अनिवार्य बनाने की सिफारिश करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुउद्देशीय विद्यालय और विभिन्नीकरण पाठ्यक्रम की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो ये जो सिफारिश करी गई थी विभिन्नीकरण पाठ्यक्रम और बहुउद्देशीय विद्यालय की, तो ये जो सिफारिश करी गई थी ये आयोग था हमारा सी नंबर मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग जो था उसने कहा था कि बहुउद्देशीय विद्यालय और विभिन्नीकरण पाठ्यक्रम जो हो ये इस तरह की सिफारिशें जो थी ये किसके द्वारा करी गई थी? मुदालियर आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है और उसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये स्टेटमेंट भी मुदालियर आयोग के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट की माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था? तो जो ये ताराचंद समिति का गठन जो किया गया था ये किया गया था 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि मुदालियर आयोग जो है इसकी संस्तुतियां किससे संबंधित हैं? तो मुदालियर आयोग की जो संस्तुतियां हैं ये संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। किससे? माध्यमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कहता है कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब? 1955 में। अगर कोई गड़बड़ी हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में माध्यमिक शिक्षा का संचालन किन साधनों द्वारा किया जाता है? तो इसका जो संचालन किया जाता है ये केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय संस्था जो होती है निजी संस्थाएं उनके द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की, माध्यमिक शिक्षा में कौन से स्तर हैं? तो माध्यमिक शिक्षा में निम्न माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक 3 वर्षीय, और दूसरे में उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा स्तर 9 से 11वीं तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 16 का सी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार माध्यमिक शिक्षा किसकी व्यवस्था है? ये जो व्यवस्था है ये राज्य सरकार की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? राज्य सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा से संबंधित क्या कार्य करती है? तो जो केंद्र सरकार है वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित परामर्श देने का कार्य, वित्तीय सहायता देने का कार्य, पथ प्रदर्शन देने का कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता था? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार की वे संस्थाएं कौन सी हैं जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं? तो ये हैं शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन का क्या कार्य है? तो शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन जो है इनका कार्य है निर्देशन की सेवाओं की प्रगति और गैर जागरूकता उत्पन्न करना, व्यावसायिक निर्देशन की सामग्री जुटाना। नेक्स्ट है निर्देशन से संबंधित साहित्य तैयार करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट है कि केंद्रीय विद्यालयों की क्रिया किसने कार्यान्वित की है? तो जो केंद्रीय विद्यालय हैं इनकी जो क्रिया है ये करी गई है भारत सरकार के द्वारा क्रियान्वित। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय माध्यमिक परिषद जो है ये कौन सी परीक्षाएं लेती है? तो केंद्रीय माध्यमिक परिषद जो है ये अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, त्रिवर्षीय कोर्स जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, जो उच्चतर माध्यमिक एक वो वर्षीय परीक्षा जो कोर्स होता है, ये जो है ये परिषद जो है ये परीक्षाएं लेती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसमें कौन से निकाय हैं? तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये जो हमारा कंटेंट है इसमें प्रिंटिंग ही ब्लर हुई है, ठीक से नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? अभी आप लोग ये मत सोचिएगा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है, बस आप तक ये सारे क्वेश्चंस पहुंचाने हैं कैसे भी, कि अगर नहीं तो आप नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर फटाफट से पढ़ लीजिए। और इसीलिए मैं नहीं समझा रही हूँ जिससे कि आप फटाफट बस क्वेश्चन आंसर टाइम बचे और टाइम के अकॉर्डिंग और भी आप तक कंटेंट पहुँचाए, कि इस हिसाब से मतलब बस आपको ये बताना है कि क्वेश्चन पेपर किस हिसाब का बन सकता है, जो एक क्वेश्चन है कौन कौन से इंपॉर्टेंट, और जो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से पक्का से फंसने के चांसेस हैं अगर आपने हमारे लेक्चर्स वीडियो बिल्कुल कंप्लीटली देखे हैं तो। नेक्स्ट हो यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कितने विभागों के जरिए कार्य करता है? तो ये करता है 6 विभागों के जरिए कार्य। कितने? 6। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक शिक्षा विभाग किस निकाय के अंतर्गत है? तो वैज्ञानिक शिक्षा विभाग जो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत है, इस निकाय के अंतर्गत है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में पहला पॉइंट है कि उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? तो उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना हुई ये हुई थी 1781 में। कब? 1781 में। जो कलकत्ता मदरसा है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की किसने थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट की कलकत्ता मदरसा जो है इसमें कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है? तो कलकत्ता मदरसा में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है ये मुस्लिम उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है और इंग्लैंड की उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है। तो इसके लिए सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों लिखे हुए हैं और दोनों ही उसमें पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी 1791 में। कब की थी? 1791 में, 91 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1800 में की गई थी। कब की गई थी? 1800 में। नेक्स्ट की सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की जो सुझाव का जो ये सुझाव दिया, स्थापना का जो सुझाव है ये दिया गया था चार्ल्स वुड के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स वुड के द्वारा।
नेक्स्ट है कि लंदन विश्वविद्यालयों के आधार पर किन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो लंदन विश्वविद्यालयों के आधार पर जो स्थापना करी गई वो कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारतीय शिक्षा आयोग है इसकी नियुक्ति जो हुई ये कब हुई थी। तो भारतीय शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति हुई थी ये हुई थी 1882 में। कब? 1882 में। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की। तो भारतीय शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति की ये विलियम हंटर ने की। किसने? विलियम हंटर ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये कब पारित हुआ। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। कब पारित हुआ था? 1904 में। नेक्स्ट ही कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई थी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी 1917 में। कब? 1917 में। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्च शिक्षा के प्रसार पर नियंत्रण रखने हेतु हर्टांग समिति की नियुक्ति कब हुई थी। तो हर्टांग समिति, इतना याद रखिए, हर्टांग समिति इसकी जो नियुक्ति हुई थी ये हुई थी 1929 में। कब? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना का सुझाव किसने दिया। तो विश्वविद्यालय अनुदान समिति के जो सुझाव का जो स्थापना का सुझाव है ये दिया गया था सर सार्जेंट ने। किसने दिया था? सर सार्जेंट ने। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति की नियुक्ति कब हुई। विश्वविद्यालय अनुदान समिति की नियुक्ति कब हुई? ये हुई 1945 में। कब? 1945 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई 1948 में। कब? 1948 में। नेक्स्ट की विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति है ये अध्यक्षता थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। इनकी अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति की गई। नेक्स्ट की विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो ये जब ये जो दर्जा हुआ था प्राप्त, ये हुआ था 28 दिसंबर 1958 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1958 को। ये यहाँ पे एक बार आप क्लियर करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि विश्वविद्यालयों की उपाधियां सरकारी नौकरियों के लिए पासपोर्ट थी। एक बार आप 17 नंबर का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालयों की, क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखेगा। विश्वविद्यालयों की जो उपाधियां हैं ये सरकारी नौकरियों के लिए पासपोर्ट थी। शिक्षा छात्रों की नौ के लिए ना कि जीवन के लिए तैयार करने की समिति उद्देश्य से प्रदान की गई थी। ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो ये स्टेटमेंट गुन्नार मिर्डल ने दिया। किसने दिया? गुन्नार मिर्डल ने। नेक्स्ट की सन 1991 तक भारत में कितने विश्वविद्यालय थे। तो सन 1991 तक भारत में जो विश्वविद्यालय थे वो थे 184। कितने? 184। सन 1991 तक भारत में कितने महाविद्यालय सामान्य और तकनीक थे। तो जो ये महाविद्यालय थे ये थे 6324। कितने? 6324 महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये महाविद्यालयों के अतिरिक्त कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई। तो जो ये की गई ये 5 संस्थान थे जिनकी स्थापना करी गई थी। सर्वप्रथम आईआईटी संस्थान किस शहरों में खोले गए थे। तो आईआईटी संस्थान सबसे पहले दिल्ली में, कानपुर में, मद्रास और खड़गपुर में, इन तीनों जगहों पर खोले गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय विश्वविद्यालयों को कितने आधारों पर स्थापित किया जा सकता है। तो भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थापना के आधार पर, संगठन के आधार पर और शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्थापना के आधार पर कितने विश्वविद्यालय हैं। तो स्थापना के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालय और प्रांतीय विश्वविद्यालय ए और बी दोनों ही विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, उनका संचालन और नियंत्रण किसके अधीन होता है। तो ये होता है केंद्र सरकार के अधीन। किसके? केंद्र सरकार के अधीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की संगठन के आधार पर विश्वविद्यालयों को कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है। तो संगठन के आधार पर विश्वविद्यालयों को आवासीय विश्वविद्यालय और संबद्ध विश्वविद्यालय और आवासीय विश्वविद्यालय संबद्ध विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, इन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। पहला क्वेश्चन, कोठारी आयोग द्वारा अध्यापक मंडल के विकास के लिए सुझाव दिए गए थे। कोठारी आयोग के द्वारा अध्यापक मंडल के विकास के लिए सुझाव क्या दिए गए थे? पीएचडी और एमए, एमएड अध्यापकों को वेतन में वृद्धि करी जाए, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाए और राष्ट्रीय संस्थाओं में अध्यापक और निरीक्षकों को आपस में बदला जाए। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये डी नंबर। ये तीनों ही जो सुझाव हैं ये दिए गए थे इस आयोग द्वारा अध्यापक मंडल के विकास के लिए। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि किस आयोग ने यह टिप्पणी की थी कि जो स्नातक अध्यापक प्रशिक्षणशाला में प्रवेश पाते हैं उनका विषय ज्ञान बहुत बातों में हीन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोठारी आयोग ने यह टिप्पणी दी थी। अच्छे से देखिएगा, अभी आगे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, उनका आंसर भी आपको बताना है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की प्रशिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया था। तो प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की प्रशिक्षा के संबंध में जो कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था वो था एमए और बीएड अध्यापकों की अनिवार्यता, अध्यापकों के लिए अनुस्थापना है तथा आगमन पाठ्यक्रमों का आयोजन, और थर्ड है कि कम से कम 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की ही अध्यापक के रूप में नियुक्ति। उनको मतलब 10 वर्ष तक का तो कम से कम उनकी शिक्षा होनी चाहिए, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, ये कोठारी आयोग ने सुझाव दिए थे अध्यापकों की प्रशिक्षा के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापकों की दशा सुधारने के संबंध में किस आयोग ने सुझाव दिया था। तो ये दिया था मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग ने अध्यापकों की जो दशा है उसको सुधारने के लिए सुझाव दिया था। एक मिनट, हाँ जी, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अध्यापकों की दशा सुधारने के लिए मुदालियर आयोग ने क्या सुझाव दिया था। ऊपर भी पूछा गया है कि अध्यापकों की दशा सुधारने के संबंध में किस आयोग ने सुझाव दिया था। अच्छा, ओके, इसमें बोला गया कि अध्यापकों की दशा को सुधारने के लिए जो मुदालियर आयोग था इसने क्या उद्देश्य दिया था, क्या सुझाव दिया था। तो इसने अध्यापकों के चुनाव और नियुक्ति की संपूर्ण देश में एक समान व्यवस्था हो, निजी शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के चुनाव के लिए एक समिति हो, और फिर लिखा हुआ है कि परीक्षा काल कम से कम 1 वर्ष का हो, परीक्षा काल कम से कम 1 वर्ष का है। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि अध्यापक जो है इनकी दशा सुधारने हेतु किस आयोग ने त्रिलाभ योजना को लागू करने का सुझाव दिया। तो ये जो सुझाव दिया था ये मुदालियर आयोग ने दिया था। किसने? मुदालियर आयोग ने। ये योजना को त्रिलाभ योजना किसने लागू करने का सुझाव दिया था? मुदालियर आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अध्यापकों की कठिनाइयों के निवारण हेतु किस आयोग ने पंचमंडल की स्थापना की सिफारिश की थी। इसके लिए एक बार ऑप्शन पढ़िए है कि अध्यापकों की कठिनाइयां हैं उनका निवारण करने के लिए कौन सा ऐसा आयोग था जिसने पंचमंडल, याद रखिए पंचमंडल की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने दी थी। एक बार इसको पढ़िएगा और आपको आंसर देना है। चलिए इसका आप आंसर फटाफट से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, फटाफट से लिखिए, फटाफट से। ये क्वेश्चन आपसे मुझे पूछना था इसलिए मैंने ये टिक कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की गई थी। तो अध्यापकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? मुदालियर आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? मुदालियर आयोग के द्वारा। नेक्स्ट की किस आयोग ने सिफारिश किया था कि सघन कॉलेजों की स्थापना ऐसी जगह की जानी चाहिए जहां सभी स्तरों पर अध्यापकों को तैयार किया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग ने यह सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने में कम से कम आधे अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की सिफारिश करी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है कोठारी आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोठारी आयोग में ये सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर
कि मुदालय आयोग ने शिक्षा की दशा सुधारने हेतु किन सुझावों को क्रियान्वित करने का निर्णय दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेड दिया था, नियुक्त किया था, कुछ भी बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालयों में योग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रधानाध्यापक और निरीक्षण के रूप पर नियुक्त करना, ट्रेड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट देना, अग्रिम मान की व्यवस्था करना, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। इन सभी सुझावों को क्रियान्वित करने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने सेवानिवृत्ति की आयु स्कूलों में 60 वर्ष और कॉलेजों में 65 वर्ष करने की सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए कहा था। तो ये मुदालियर आयोग के द्वारा किया गया था, कहा गया था। किसके द्वारा? मुदालियर आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, शिक्षा को विश्वविद्यालय के बौद्धिक जीवन के मुख्य प्रवाह में लेना चाहिए, ये कथन किससे रिलेटेड है? ये कथन कोठारी आयोग से रिलेटेड है। कोठारी आयोग ने शिक्षक शिक्षा के अलगाव का मुख्य कारण किसे बताया? जो ये शिक्षा है, इनके जो अलग मतलब जो हुआ, इनका मुख्य कारण किसे दिया गया? तो इनका मुख्य कारण किसे दिया गया, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपसे पूछना था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग ने शिक्षक तथा शिक्षा के अलगाव को दूर करने के लिए क्या सुझाव दिया? कोठारी आयोग ने शिक्षक और शिक्षा के अलगाव को दूर करने के लिए क्या, उसमें पूछा गया था मुख्य कारण आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़िए कि दूर करने के लिए क्या सुझाव दिया गया था। तो दूर करने के लिए सुझाव दिया गया कि सभी क्षेत्रों में शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों का समन्वय किया जाए, प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा संस्थान को खोला जाए, शिक्षा संबंधी विभिन्न शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जाए, या फिर ये सभी। तो ये सभी जो है इसके करेक्ट आंसर है। ये सभी सुझाव दिए गए थे किसके द्वारा? कोठारी आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस आयोग ने सर्वांगपूर्ण महाविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया? तो ये दिया था कोठारी आयोग ने। किसने? कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो प्रौढ़ शिक्षा है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रौढ़ शिक्षा को अन्य जनता, एक मिनट, उपयुक्त सभी, समाज शिक्षा और ग्रामोपयोगी शिक्षा, कार्यकर्ताओं की शिक्षा और जनता की शिक्षा, या जन समूह की शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इन सभी नामों से जाना जाता है। प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ जीवन से जीवन द्वारा जीवन भर की शिक्षा है। ये स्टेटमेंट किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री का कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये स्टेटमेंट्स, याद रखिएगा। अगर कहीं से मुझसे गड़बड़ी हो जाती है तो आप फटाफट से जो लाइव चैट्स हैं उन पे ही कर दीजिए आप, या फिर आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री का कथन है कि प्रौढ़ शिक्षा में राजनैतिक, नागरिक और नैतिक, यहाँ पे पता नहीं क्या है, सभी प्रकार की शिक्षा निहित है। नैतिक, यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दूंगी, अभी मैं आपको कंटिन्यू आगे बताती हूँ। इसका ये 33 नंबर क्वेश्चन जो है इसको मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल तो जो इतनी डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रौढ़ शिक्षा में राजनैतिक, नागरिक और नैतिकता में भी ये सभी प्रकार की शिक्षा जो है ये निहित है। तो इसका जो आंसर फिलहाल तो ये जो दिया गया ये KG सैयदेन के द्वारा दिया गया। आप एक बार इसको अगर आपको पता है तो लिख दीजिएगा, वैसे मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी ये चीज़। नेक्स्ट है कि प्रौढ़ शिक्षा, इसका फिलहाल जो ये स्टेटमेंट है KG सैयदेन है। अगर आपको पता है तो इसका करेक्ट आंसर ये लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे बी यहाँ पे और होगा, ठीक है, और सभी प्रकार की शिक्षा नहीं थे शायद। नेक्स्ट की प्रौढ़ शिक्षा प्रत्येक शिक्षा के लिए सभी अवसरों पर तथा समस्त परिस्थितियों में शिक्षा है, ये किस विद्वान ने कहा है? तो ये जो कहा गया है ये कहा गया है ब्राइस के द्वारा। किसके द्वारा? ब्राइस के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रौढ़ शिक्षा किसी नवीन बात को सीखने हैं तो प्रौढ़ व्यक्ति का जानबूझकर किए जाने वाला प्रयत्न है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया था? मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो प्रौढ़ शिक्षा है ये किसी नवीन बात को सीखने हेतु प्रौढ़ व्यक्ति का जानबूझकर किया जाने वाला प्रयत्न है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये स्टेटमेंट दिया गया होम्स और वंडी के द्वारा। किसके द्वारा? होम्स और वंडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी समाज शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रौढ़ों का शारीरिक और बौद्धिक विकास हो, नैतिक विकास भी है और सामाजिक और आर्थिक विकास भी हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी विकास। तो D नंबर करेक्ट है।
नेक्स्ट है कि किसके अनुसार समाज शिक्षा वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा है जिसमें सर्वाधिक बल इसके सामाजिक प्रयासों पर जोर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय। एक मिनट। सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये बोला गया है कि समाज शिक्षा वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा है जिसमें सर्वाधिक बल इसके सामाजिक प्रयासों पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समाज शिक्षा जो प्रौढ़ है इससे हमारा तात्पर्य पूर्ण मानव की शिक्षा से है। वह साक्षरता प्रदान करेगी ताकि उसे जगत का ज्ञान प्राप्त हो सके। वह उसे बताएगी कि वह किस प्रकार अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करे और प्राकृतिक परिस्थितियों का जिनमें वह रहता है सर्वोत्तम उपयोग करे। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये स्टेटमेंट दिया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये किस विद्वान ने दिया कि समाज शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में नागरिकता की चेतना का उदय करना और उनमें सामाजिक समन्वय की उन्नति प्रदान करना। वह निरंतर वयस्कों में साक्षरता का प्रसार करके ही संतुष्ट नहीं हो जाती वरन जनसाधारण में शिक्षित मस्तिष्क के सृजन को अपना लक्ष्य बनाती है। तो स्वाभाविक उपलक्ष्य के रूप में वह नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों की चेतना का संचार करने का प्रयास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जो स्टेटमेंट दिया गया ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया है प्रोफेसर हुमायूं कबीर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर हुमायूं कबीर के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रौढ़ शिक्षा में मोटे तौर पर वह सभी औपचारिक शिक्षा सम्मिलित हैं जो प्रौढ़ों को दी जाती है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया है एस.एन. मुखर्जी के द्वारा। एस.एन. मुखर्जी ने यह स्टेटमेंट दिया। नेक्स्ट की भारत में प्रौढ़ शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू में सम्मिलित है क्या? तो भारत के प्रौढ़ शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू में प्रौढ़ साक्षरता और साक्षर प्रौढ़ों के लिए अनवरत शिक्षा ये दोनों ही शामिल हैं। तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जो प्रौढ़ शिक्षा है इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो प्रौढ़ शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य हैं। कौन? व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। नेक्स्ट के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत किस वय वर्ग के वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने पर बल दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 से 35 वय वर्ग। नेक्स्ट की शिक्षकों के लिए अनवरत शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि न्यूनतम ज्ञान और नवीन प्रविधियों की जानकारी हो, ज्ञान के अभिनवन की नवन हेतु या फिर शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि और सेवाकालिक प्रशिक्षण में उपयोगी या फिर उपरोक्त डी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस शिक्षा का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना, उनका संगठन और संचालन करना है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है ये। चैप्टर भी उसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किनके व्यक्त के अनुसार किसने स्टेटमेंट दिया है, किसके द्वारा दिया गया है, किस आयोग के द्वारा दिया गया है कि शिक्षा के सभी रूपों, अभिव्यक्तियों और समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का वर्णनात्मक संबंध केवल अनवरत शिक्षा को प्रमुख साधन के रूप में विकसित करके किया जा सकता है। तो जो ये स्टेटमेंट दिया गया ये विश्व शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? विश्व शिक्षा आयोग के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रौढ़ शिक्षा का नया नाम समाज शिक्षा कब प्रदान किया जाएगा? कब प्रदान किया गया? तो ये 1949 में मतलब 1949 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया? तो भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है, साक्षरता मिशन है, ये प्रारंभ करने का निर्णय लिया था कब? 1986 में। 1986 में ये मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि प्रौढ़ शिक्षा हमारे लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है? ये स्टेटमेंट दिया गया था के.जी. सैदेन के द्वारा। किसके द्वारा? के.जी. सैदेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने जनवरी 1988 में सभी जगह पर कुछ चरणों में किसी कार्यक्रम को स्थापित करने का निर्णय लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जन शिक्षण निलयन कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम था इसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया था जनवरी 1988 में। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने 1948 में किसकी अध्यक्षता में प्रौढ़ शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक उप समिति का गठन किया? तो इसके लिए एक बार आप ऑप्शंस जरूर से पढ़िएगा। लिखा हुआ है श्री मोहनलाल सक्सेना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन। तो जो श्री मोहनलाल सक्सेना इनके द्वारा।
नेक्स्ट है कि श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में गठित उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा को व्यापक बनाने के लिए किस नाम से संबोधन की संस्तुति की थी, जिससे वह देश के नागरिकों को नई सामाजिक व्यवस्था में सक्रिय भाग लेने की क्षमता प्रदान कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सन 1949 मतलब 1949 में भारत और यूनेस्को के तत्वावधान में दक्षिण पूर्व एशियन क्षेत्रों में ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था। तो जो ये आयोजन था ये किया गया था मैसूर में। कहाँ पर? मैसूर में। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1952-57 में समाज शिक्षा के विकास कार्यक्रम को किस कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया था, जो हमारा 1952-57 में समाज शिक्षा के विकास कार्यक्रम किया गया था उसको। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दूरस्थ शिक्षा और खुली शिक्षा मतलब डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन। पहला क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही ज्यादा ब्लर लिखा हुआ है, मैं बोल देती हूँ, आप सुन लीजिएगा। लिखा हुआ है कि दूरवर्ती शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश में हुई। तो दूरवर्ती शिक्षा की जो शुरुआत हुई, जो डिस्टेंस एजुकेशन की जो शुरुआत हुई, ये हुई थी इंग्लैंड से। नेक्स्ट, यार तो मुझे भी नहीं पढ़ना आ रहा है, कोई परामर्श लिखा हुआ है, उसका संबंध पूछा गया है कि किससे है। तो इसका जो संबंध है ये इसका संबंध है दूरस्थ शिक्षा से। किसका? दूरस्थ शिक्षा से। नेक्स्ट है कि भारत में मतलब परामर्श लिखा, परामर्श, एक मिनट, चलो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा जो है इसके लिए मुक्त विश्वविद्यालय, यार ये तो मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई थी? प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई थी भारत में दूरस्थ शिक्षा के लिए? तो ये इसकी जो स्थापना की गई थी 1982 में। कब की गई थी? 1982 में। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का जो रिलेशन है वो है दूरस्थ शिक्षा से। किससे? दूरस्थ शिक्षा से। नेक्स्ट है कि डॉक्टर P.L. किर्क ने इनका और डॉक्टर K.S. खिची इनने दूरस्थ शिक्षा के कितने सिद्धांत बताए? तो इन्होंने दूरस्थ शिक्षा के 13 सिद्धांत बताए। कितने? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के कितने देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा परिषद ICDE की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी 50 से अधिक देशों ने मिलकर के। नेक्स्ट है कि कौन सी शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिकतर शिक्षा के लक्षणों का सम्मिलित स्वरूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है दूरस्थ शिक्षा। नेक्स्ट है कि कुछ विद्वानों ने दूरस्थ शिक्षा को और किन नामों से संबोधित किया? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके लिए आप पहले पढ़िए ओपन एजुकेशन, करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D नंबर। नेक्स्ट है कि कौन सी शिक्षा अधिगम का ऐसा स्वरूप है जो एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, परीक्षा और अनुसंधान से बंधी व्यवस्था है जिसके कुछ निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य और सीमाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है कि कौन सी शिक्षा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया है? कौन सी शिक्षा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया है? तो अनौपचारिक शिक्षा जो है ये अधिगम की अचेतन प्रक्रिया है। पूछा गया कि कौन सी शिक्षा शिक्षण अधिगम की एक गैर औपचारिक प्रणाली है? तो जो हमारी शिक्षा है दूरस्थ, ये शिक्षा शिक्षण अधिगम की एक गैर औपचारिक प्रणाली है। नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम की एक औपचारिकेतर प्रणाली दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा के कौन से घटक यथास्थान होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये तीनों जो हैं ये तीनों घटक यथास्थान होते हैं शिक्षण अधिगम की एक औपचारिकेतर प्रणाली दूरस्थ शिक्षा में। नेक्स्ट है कि दूरस्थ शिक्षा वास्तव में किसका एक रूप है? तो दूरस्थ शिक्षा वास्तव में मुक्त शिक्षा का रूप है।
नेक्स्ट है कि कौन सी शिक्षा विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले तथा विविध भौगोलिक क्षेत्रों में बिखरे अधिगमकर्ताओं की एक बड़ी संख्या को उसकी रुचि और सुविधा के अनुकूल ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति प्रदान करने का तरीका है, जिसमें उच्च कोटि की अधिगम सामग्री के निर्माण, उत्पादन और संप्रेषण में तकनीक और संचार माध्यमों का समुचित रूप से व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा। नेक्स्ट है कि दूरस्थ शिक्षा में अधिगम की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो दूरस्थ शिक्षा में अधिगम की प्रक्रिया संचार माध्यमों के द्वारा होती है। नेक्स्ट है कि दूरस्थ शिक्षा कौन सी अधिगम प्रणाली है? तो जो दूरस्थ शिक्षा है ये जन शिक्षण प्रणाली है। नेक्स्ट है कि दूरस्थ शिक्षा का अभिप्राय है सीखने और सिखाने की वह प्रक्रिया जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के मध्य दखलंदाजी करते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? माल्कोम एडिसेशिया। किसके द्वारा? माल्कोम एडिसेशिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्राचार शिक्षा में संपूर्ण पाठ्यचर्या को इकाइयों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक इकाई को हम क्या कहते हैं? तो प्रत्येक इकाई को कहा जाता है पाठ इकाई, अध्ययन इकाई और मॉड्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है यहाँ उन लोगों को शिक्षा देने की पद्धति का विकास होना चाहिए जो शिक्षा के लिए अपने प्रयासों पर आधारित है। हम सोचते हैं कि पत्राचार या गृह अध्ययन कोर्स इन परिस्थितियों का सही उत्तर है। तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षा आयोग 1964 to 66। नेक्स्ट है कि भविष्य में दूरस्थ शिक्षा ई लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग होगी, जिसके अंतर्गत किन का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें प्रयोग किया जाएगा कंप्यूटर मैनेज्ड कम्युनिकेशन और ईमेल का, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का और लाइन डेटाबेस और फाइनल ट्रांसफर का। तो इसका डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट है कि आभासी शिक्षा हेतु प्रायः आवश्यकता किसकी होती है? तो इसमें आवश्यकता होती है पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट की, ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट है कि आभासी विश्वविद्यालय में पढ़ने की स्वतंत्रता होती है। तो आभासी विश्वविद्यालय में पढ़ने की स्वतंत्रता 24 घंटे तक होती है, अपना पढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट कि वर्चुअल ग्लोबल विवि कहाँ की ऐसी वास्तविक संस्था है जिसका कानूनी प्रारूप है फिर से आभासी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नू स्थापित कब हुआ था? तो इग्नू जो स्थापित हुआ था ये हुआ था 1985 में। कब? 1985 में। इंपॉर्टेंट। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय तेलंगाना मुक्त विश्वविद्यालय है। कौन? तेलंगाना। उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ बना था? तो पहला मुक्त विश्वविद्यालय बना था 1998 में। नेक्स्ट कि वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय है। तो वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? राजस्थान में। यशवंतराव सी मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थापित है कहाँ? तो इसका करेक्ट आंसर आप जरूर से टिक करके आइएगा, नासिक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर से करके आइएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। NIOS इसकी स्थापना कब हुई? तो NIOS की स्थापना हुई 1989 में, नवंबर 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम वास्तविक विश्वविद्यालय आया था। तो भारत में प्रथम वास्तविक विश्वविद्यालय आया था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट कि विश्वविद्यालय कितने प्रकार के हैं? तो विश्वविद्यालय जो हैं ये हैं 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के। पत्राचार पाठ्यक्रम कार्यक्रम का प्रारंभ किसने किया था? तो पत्राचार पाठ्यक्रम कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया था ये किया गया था ईसाक पिटमैन के द्वारा। किसके द्वारा? ईसाक पिटमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई ये हुई 1985 में।
कब? 1985 में। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय टंडन खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है इलाहाबाद, प्रयागराज में ये खुला विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इस चैप्टर में मेनली स्थापना पूछी गई है, याद रखेंगे आप सारी। अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज आप बताइएगा। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। तो ये हुआ मेरा टॉपिक। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बढ़ते हैं, तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन। पहला क्वेश्चन कहता है कि तकनीक शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित किया जा सकता है? तो तकनीक शिक्षा को 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। भारत में प्राचीन और मध्यकाल में तकनीक शिक्षा का व्यावसायिक विकास कब हुआ था? मतलब विकास हुआ था। भारत में प्राचीन और मध्यकाल में तकनीक शिक्षा का व्यावसायिक विकास हुआ था। नहीं, हाँ, जानकारी नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ, हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश काल में तकनीक शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। हाँ, नहीं, ज्ञात नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ, करी गई थी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में तकनीक शिक्षा विकास तेजी से हुआ था। कोई विकास नहीं हुआ था। धीमी गति से हुआ था, तीव्र गति से हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोई विकास नहीं हुआ था। नेक्स्ट कि लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीक को किन रूपों में वर्गीकृत किया? तो इन्होंने किया था इन सभी रूपों में वर्गीकृत। पढ़ लीजिएगा तीनों ऑप्शन। नेक्स्ट कि किस प्रविधि को अनुदेशन तकनीक या व्यवहारिक तकनीक भी कहते हैं? तो जो कोमल उपागम है इसको अनुदेशक तकनीक और व्यवहारिक तकनीक भी कहते हैं। शैक्षिक तकनीक का कोमल उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि अधिगम का मनोवैज्ञानिक अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार के हर प्रकार के स्थायी परिवर्तन को अंतर्निहित करता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये ए मिल्टन ने स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कोमल उपागम के संबंध में कहा है कि शैक्षिक तकनीक का मुख्य संबंध अभिक्रमिक अधिगम के आधुनिक सिद्धांतों से रहा है। इसमें कार्य विश्लेषण, लेखन, उद्देश्यों और संक्षिप्तीकरण, वांछित अधिगम कौशलों का चुनाव, पुनर्बलन का मूल्यांकन निहित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डेविस ने ये कहा था कोमल उपागम के संबंध में। नेक्स्ट है कि शैक्षिक तकनीक द्वितीय अथवा कोमल उपागम को किन वर्गों में विभक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है अभिक्रमिक अनुदेशन में। किसमें? अभिक्रमिक अनुदेशन में। नेक्स्ट है कि शिक्षण तकनीक प्रविधि के प्रतिपादकों में शामिल है। तो शिक्षण तकनीक प्रविधि के प्रतिपादकों में क्या शामिल है? उपयुक्त सभी, डेविस और ब्रूनर, हंट और हर्बार्ट, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुई। कब? 1835 में। बम्बई में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1854 में हुई। भारत में व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा की रूपरेखा क्या है? तो भारत में व्यावसायिक और प्राविधिक रूपरेखा की शिक्षा पॉलिटेक्निक स्तर के विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और डिप्लोमा स्तर के विद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एक इंजीनियरिंग कॉलेज कब खोला गया? तो कलकत्ता में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था 1856 में। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लाहौर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अवधि है 1882 टू 1902 तक का। नेक्स्ट कि रुड़की, पूना, बम्बई और मद्रास में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई 1902 में। कब? 1902 में। नेक्स्ट है कि देहरादून फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो देहरादून फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना 1874 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 तक कितने छात्र भारत में चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? तो ये जो चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र थे वो थे 3863। कितने? 3863। सन 1921 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे? तो सन 1921 तक जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे वो 5 थे। 1921 तक इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या 803 थी।
तकनीक और व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना करने पर किसे योगदान देना चाहिए? तो तकनीक और व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना करने पर जो योगदान देना चाहिए वो केंद्रीय सरकार को, प्रांतीय सरकार को और स्थानीय संस्था को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ हो जानी चाहिए? तो जो व्यावसायिक शिक्षा है, ये जो स्तर इसमें बताया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद रखिएगा। ये प्राथमिक स्तर जो है इससे प्रारंभ हो जानी चाहिए। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस स्तर से बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें जीवन में जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है माध्यमिक स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बालकों को तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए किस पर बल दिया जाना चाहिए? तो ये जो बल दिया जाना चाहिए वो प्रायोगिक शिक्षा होनी चाहिए, प्रायोगिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि वह शिक्षा जिसे प्राप्त कर व्यक्ति जीविकोपार्जन के योग्य बन जाता है क्या कहलाता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक शिक्षा जो है इसका आधार स्तंभ क्या है? तो व्यावसायिक शिक्षा का आधार स्तंभ है विकास और समृद्धि, प्रगति का आधार और सृजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्यावसायिक और तकनीक शिक्षा से बालक का कैसा विकास होता है? तो व्यावसायिक और तकनीक शिक्षा से बालक का बहुमुखी विकास होता है। कैसा? बहुमुखी विकास। नेक्स्ट की भारत की विशाल मानव शक्ति आधुनिक विश्व में केवल तभी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है जब उसको प्रशिक्षित और शिक्षित बना दिया जाए। ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये स्टेटमेंट भारत सरकार ने दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करता है। तो प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को मान्यता एनसीईआरटी प्रदान करता है। कौन? एनसीईआरटी। दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? तो जो दूरस्थ शिक्षा है ये अनौपचारिक प्रकार की शिक्षा है। नेक्स्ट की पत्राचार्य पाठ्यक्रम में किसकी अध्यक्षता नहीं है? तो पत्राचार्य पाठ्यक्रम में नियमित कक्षा शिक्षण की अध्यक्षता आवश्यकता नहीं है। नियमित कक्षा शिक्षण की आवश्यकता पत्राचार्य पाठ्यक्रम में नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवीजन एनसीसी में नहीं है? तो जो हमारा गर्ल्स डिवीजन है ये एनसीसी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 में। कब? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि गुणों की वृद्धि में राष्ट्रीय और राजकीय अभिकरण मतलब नेशनल एंड स्टेट एजेंसीज फॉर इनहेंसमेंट ऑफ क्वालिटीज। पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया कि भारत में शिक्षा विभाग का स्वतंत्र अस्तित्व कब प्रकाश में आया? तो यह स्वतंत्र अस्तित्व 1945 में आया प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में मंत्रालय का गठन 1947 में हुआ था। कब? 1947 में। भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। कौन? अबुल कलाम आजाद। किस वर्ष वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित कार्य भी शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया? तो ये जो सौंपा गया था कार्य 1953 में। 5th नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधित कार्यों को सौंपे जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय को क्या नाम दिया गया? तो ये जो नाम दिया गया, ये नाम दिया गया था शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1957 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन कितने विभाग थे? तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन 3 विभाग थे 1957 में। नेक्स्ट है कि वर्ष 1957 तक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय थे। तो इसमें आने वाले मंत्रालय थे शिक्षा विभाग, शारीरिक शिक्षा, सांस्कृतिक विभाग, औद्योगिक शिक्षा, वैज्ञानिक शोध विभाग। नेक्स्ट इनके शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग का नाम बदलकर किस वर्ष पुनः शिक्षा विभाग कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है, आपको ये बताना है, आपको ऑप्शन उसमें कमेंट बॉक्स से बताना है। वैसे मैं आपको चाहते हैं तो बता दूं 1963 इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपसे इसलिए पूछ रही थी जिससे कि आपको भी कुछ क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएं। नेक्स्ट है कि किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा और युवा सेवाएं मंत्रालय कर दिया गया? किस वर्ष ये नाम बदला गया था? 1968 में नाम बदल दिया गया था।
नेक्स्ट, किस शिक्षा मंत्रालय का नाम किस वर्ष परिवर्तित करके शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 1971 में। कब? 1971 में। नेक्स्ट है कि किस वर्ष शिक्षा विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग बना दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1985 में। 1985 में शिक्षा विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव तथा विकास मंत्रालय के अधीन शिक्षा विभाग के क्या कार्य हैं? तो शिक्षा विभाग के कार्य हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय एवं अनुसंधान। तो डी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व क्या है? तो केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा किस सूची में आती है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व क्या है? तो केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, राष्ट्रभाषा हिंदी की समृद्धि, कमजोर वर्गों के संबंधी उत्तरदायित्व। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि वर्तमान में देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? जवाहर नवोदय विद्यालय वर्तमान में देश में कितने हैं? वो है 480। नेक्स्ट है कि शिक्षा के केंद्रीय परामर्शदाता मंडल के कार्य क्या हैं? तो केंद्रीय परामर्शदाता मंडल के कार्य शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं और परामर्श को एकत्रित करना, सूचनाओं और आंकड़ों को जांच करके केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय स्तर NCERT, NCTE और NAAC नेक, मतलब नेशनल लेवल NCERT, NCTE और नेक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी बताने जा रही हूँ बहुत अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन, और अगर कुछ गड़बड़ी लगती है क्योंकि देखिए इसमें प्रिंट आंसर भी बहुत गलत, और हम लोग अगर क्वेश्चन चेक करेंगे क्योंकि आप पता है कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो गलत होते हैं, और वैसे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपका जो एग्जाम हो या गलत लगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस आपको मिस्टेक वाले मिले हैं उन सब का अलग से वीडियो बना करके आपको दिया जाएगा, उनके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि क्या होगा, उन सब का वीडियो अच्छे से आपको, क्योंकि हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं कि कौन कौन से मिस्टेक्स हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराना होता है, बहुत सारा कंटेंट आपको देना होता है। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस ही चेक कर पाते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम नहीं चेक कर पाते, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं। एक दो क्वेश्चन मिस्टेक होंगे वो आपको लास्ट में बता दिए जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आई? तो इसका करेक्ट आंसर है 17 अगस्त 1995। पीछे की जो हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक है या फिर जो वॉइस है उसको बिल्कुल भी ध्यान मत रखिएगा, इग्नोर करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 17 अगस्त 1995 में अस्तित्व में आई। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई थी। नेक्स्ट की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये करी गई थी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कितने संगठक हैं? तो ये 8 संगठक हैं इसके। कितने? 8। नेक्स्ट है कि निम्न में NCTE के कार्य क्या हैं? तो निम्न में NCTE के कार्य शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पक्षों के संबंध में ये केंद्र और प्रांतीय सरकारें और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह देना। नेक्स्ट की शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पक्षों के संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना। देश में अध्यापक शिक्षा के विकास में समन्वय स्थापित करना। जिसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी NCTE के कार्य हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। जो नेक है इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1994 में हुआ। जो नेक है उसका गठन 1994 में हुआ था। नेक का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। जो नेक है, नेक संस्थाओं को कितनी सीढ़ी पर ग्रेड देता है? तो जो नेक है यह संस्थाओं को 8 सीढ़ी पर ग्रेड देता है। नेक है इसका मुख्य एजेंडा क्या है? अच्छा, कितनी सीढ़ियों पर ग्रेड देता है? 8 सीढ़ियों पर।
जो नैक है, ये नैक का मुख्य एजेंडा क्या है? तो इसका एजेंडा है कि उच्च शिक्षा के जो संस्थान है उनको मूल्यांकन और मान्यता देना, और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें और सुधार लाना और डेवलपमेंट करना, और भी चीजें उसमें डेवलप करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो नैक है इसका मुख्य एजेंडा है ए और बी दोनों ही, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? तो जो एनसीईआरटी है इसका मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में। एनसीईआरटी किस प्रकार का संगठन है? तो एनसीईआरटी जो है ये स्वायत्त शासी प्रकार का संगठन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी है, एक मिनट, एनसीईआरटी, ओके, एनसीईआरटी जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। निम्न में से किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा और शिक्षण प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की स्थापना स्कूली शिक्षा और शिक्षण प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए की गई। एनसीईआरटी में किसको सदस्यता प्राप्त है? तो एनसीईआरटी में ये सभी दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष और भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, इन तीनों को सदस्यता प्राप्त है एनसीईआरटी में, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रत्येक राज्य का कितना प्रतिनिधि एनसीईआरटी में सदस्य होता है? तो जो हमारा एक प्रतिनिधि होता है ये एनसीईआरटी में सदस्य होता है। एनसीईआरटी जो है इसमें भारत सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? तो एनसीईआरटी में भारत सरकार 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। नेक्स्ट के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किस संस्था का प्रतिनिधि होता है? तो एनसीईआरटी संस्था का प्रतिनिधि होता है, बी नंबर। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय भारत के राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 17। एनसीईआरटी के 17 क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे हैं जो भारत के राज्यों की जो राजधानियां हैं उसमें स्थित हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एनसीईआरटी निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित करता है? अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चीयर परियोजना ये किसके द्वारा चलाई गई? तो जो चीयर परियोजना है ये एनसीईआरटी के द्वारा चलाई गई। नेक्स्ट की एनसीईआरटी ने किस कक्षा के लिए शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश तैयार किए? तो ये तैयार किए थे 4 और 5 कक्षा के लिए शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश तैयार किए थे एनसीईआरटी ने। नेक्स्ट की एनसीईआरटी ने शिक्षकों की दक्षता में विकास के दृष्टिकोण से किनकी स्थिति का अध्ययन कराया? तो जो विकास के दृष्टिकोण से जो स्थिति का दर्शन कराया गया था ये कराया गया था उपयुक्त सभी। 2 शिक्षक वाले स्कूल और शिक्षक और बच्चे, इन तीनों में करेक्ट आंसर इसलिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए कौन परीक्षा आयोजित कराता है? तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए जो परीक्षा आयोजित कराता है ये कराता है एनसीईआरटी। नेक्स्ट की निम्न में से किस संस्थान का सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है? तो एनसीईआरटी संस्थान का सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। एनसीईआरटी ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस भाषा में ईटीवी कार्यक्रम तैयार किए? तो ये हिंदी भाषा थी और गुजराती, इन दोनों भाषा में ईटीवी कार्यक्रम तैयार किए। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी ने शैक्षिक कार्यक्रम के क्षेत्र में कितने ईटीवी कार्यक्रम तैयार किए? तो 70 ईटीवी कार्यक्रम तैयार किए। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी निम्न में से किसका प्रकाशन करती है? एनसीईआरटी निम्न में से इन तीनों का प्रकाशन करती है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी निम्न में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है? तो एनसीईआरटी निम्न में से इंडियन एजुकेशन रिव्यू, प्राइमरी टीचर और स्कूल साइंस, इन तीनों का प्रकाशन करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्राइमरी शिक्षक किस भाषा में है? तो जो ये प्राइमरी शिक्षक जो है ये पत्रिका जो भाषा बताई गई है वो बताई गई है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एनसीईआरटी है इसके द्वारा प्रकाशित होने वाली कौन सी पत्रिका
त्रैमासिक नहीं है, तो इसका जो जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन है ये पत्रिका त्रैमासिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में कौन सी पत्रिका त्रैमासिक है, तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी पत्रिकाएं त्रैमासिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की एनसीईआरटी के कौन से विभाग वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के जो शिक्षा प्रशासन विभाग है, शिक्षक शिक्षा आयोग है विभाग है और जो विज्ञान शिक्षक विभाग है, ये जो तीनों विभाग हैं ये तीनों विभाग वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो इसलिए डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी के शिक्षा विभाग किस क्षेत्र से संबंधित है, तो एनसीईआरटी के जो शिक्षा विभाग हैं सामाजिक, दार्शनिक और तुलनात्मक, इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाला आज ही पढ़ा दूं क्या? चलिए 16 क्वेश्चन ही हैं, पढ़ा देती हूँ। टॉपिक है राज्य स्तर SCERT डायट, स्टेट लेवल SCERT डायट। SCERT जो है इसका पूरा नाम पूछा जाएगा। SCERT का पूरा नाम आपको बताना होगा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब SCERT जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। फिर पूछा जाएगा कि जो SCERT है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर इसको स्थापित किया गया था तो इसके पीछे कुछ उद्देश्य भी रहना चाहिए, तो इसके पीछे उद्देश्य था कि राज्य में शिक्षा स्तर को उन्नति दिया जा सके, उन्नति को बढ़ावा जाए, मतलब डेवलपमेंट और भी किया जा सके शिक्षा स्तर पे। नेक्स्ट कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और विकास परिषद के मुख्य विभाग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा विभाग, भारतीय भाषा विज्ञान विभाग और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन कहा गया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय किस शहर में है, तो ये है लखनऊ शहर में। कहाँ? लखनऊ में। फिर है राजकीय शैक्षिक तकनीक संस्थान कहाँ स्थित है, तो राजकीय शैक्षिक तकनीक संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, तो इनके उद्देश्य हैं ये तीनों ही उपरोक्त सभी। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है SCERT जो है इसके निम्न में से कौन मुख्य विभाग है, तो इसका निम्न में से मुख्य विभाग है ये तीनों ही उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन के राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ किसका एक विभाग है, तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का। नेक्स्ट के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कार्य क्या हैं, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कार्य होंगे सभी, उपरोक्त सभी आप पढ़ लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आकलन करके इस रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना किस संस्थान का मुख्य कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की जनसंख्या शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों की प्रगति का अवलोकन करने संबंधी कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट है कि राज्य में छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था करने का कार्य किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस वर्ष शिक्षा में चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज प्रकाशित किए, तो इसका करेक्ट आंसर है अगस्त 1985 में। नेक्स्ट है कि देश के प्रत्येक जिले में जो डायट है इसकी संख्या कितनी है, तो देश के प्रत्येक जिले में डायटों की संख्या मात्र 1 होती है। डायट जो है इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता में सुधार करना, जो उनकी योग्यताएं होती हैं उनको उसमें वृद्धि करना, और जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनके शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अब हमारा जो सिलेबस बचा है वो 27, 28, 29 और 30 और 31, बस लास्ट है 31। कल आपको दे दिया जाएगा, ये कल पूरा आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत होना। सारा ही सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। जो थर्ड पेपर है और जो फोर्थ पेपर है वो तो आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और मेनली बचा हुआ है फर्स्ट, तो वो कल कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भी रह जाएगा वो सेकंड में रह जाएगा, और सेकंड इतना कुछ खास उसमें है नहीं,
सेकंड में आपको सेकंड में इंग्लिश के भी पूरे प्योरली इंग्लिश के भी वो मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे मतलब कंटेंट होगा आपको मिलेगा, क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे आपको। और जो हमारा फोर्थ है उसमें भी आपको मिलेगा अगर कुछ होएगा। अब क्या होएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव का बता रही हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो मिलेंगे। अब इसके बाद क्या शुरू होएगा, जब हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद क्या शुरू होएगा, ध्यान रखिएगा। जो आपके मात्र 4 दिन की जो पढ़ाई होएगी उसमें स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हम कि आपको ऐसी मतलब ऐसे किस तरह से आपको कौन सा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए जिससे कि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। मतलब आप ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिए हैं, हम लोग ने बता दिया है ना, कंफर्म हो गया वो चीज़। ऑब्जेक्टिव आपको सब पता चल गए हैं, जो भी एक दो मिस्टेक्स हुई हैं वो आपको क्लियर कर दी जाएंगी, वो भी उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो आपने पढ़ लिया, और जो आपका कंटेंट रहेगा मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा एक एक लाइन का, दो दो लाइन का, कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, किस सन में क्या हुआ, ये आयोग किस सन में आया, कौन सी समितियां कब गठित हुई, ये सारी चीज़ें अब आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जब आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम के काफ़ी टाइम पहले ही आप निश्चिंत होकर बैठेंगे, और एग्जाम के पहले आप क्या पढ़ेंगे, सिर्फ रिवीजन कार्य करेंगे। अब हैंड रिटन नोट्स हम लोग बनाना शुरू करेंगे। अब मैं पर्टिकुलर रात में बैठूंगी कि आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं बना पाऊँ और आप तक पहुँचा पाऊँ, कि जो थ्योरी है वो लिख लूँ। जैसे अब देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए एग्जाम कैसे देना है। एग्जाम सबसे पहले टेंशन इस चीज़ की नहीं लेनी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इजी क्वेश्चन रहेंगे, जो स्टेटमेंट होते हैं वो वन लाइनर ही पूछे जाएंगे, जो बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे इतने ज़्यादा। जो वन लाइनर स्टेटमेंट है वो पूछ लिया जाएगा, स्टेटमेंट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और जो हमारा स्थापना है ये पूछ ली जाएंगी, जो समितियां ये कब गठित हुई हैं, और जो हमारे आयोग है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% श्योरली है पूछे जाएंगे। तो बस इन्हीं सबसे रिलेटेड आपको रिवीजन वर्क दिया जाएगा। कब, जब एग्जाम आएगा उसके 3-4 दिन। वैसे तो अब ये कल परसों तक कंप्लीट हो जाएगा, परसों के बाद आपको देना शुरू हो जाएगा। कल तक ही कंप्लीट हो सकता है हमारा पूरा कोर्स जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो थर्ड फोर्थ तो हो ही गए, फर्स्ट सेकंड जो बचा है वो कल या परसों तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी आपका बचेगा वो सिर्फ रिवीजन वर्क होएगा। तो आपको 4 दिन में बहुत अच्छे से रिवीजन कराया जाएगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। आप याद रखेंगे हमको कि हाँ, मैडम ने कुछ पढ़ाया था, मैडम ने जो भी कंटेंट दिया था वो काफ़ी हेल्पफुल था। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग खुद से एनालिसिस करते हैं, तो थोड़ा मतलब ये होता है ना कि किसी से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा पूछ पाछ के तो है ना चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो होता है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा और ध्यान रखिएगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर से करिएगा, शेयर करिएगा लोगों को, एंड नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।